Hello friends, welcome back to session 2 of our chapter Elasticity of Demand. लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप के होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी होता है, इनकम इलास्टिसिटी होता है और क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। फिर हमने प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था कि इलास्टिसिटी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, 0 या फिर इंफिनिटी हो सकता है और उनका अकॉर्डिंगली रीजंस क्या थे और उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। आज वाले सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां हम लोग सीखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड कर्व के स्लोप से क्या कनेक्शन, यानी प्राइस इलास्टिसिटी स्लोप को किस तरह से डिटरमाइन करता है या इफेक्ट करता है। सो लेट्स सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों एकदम अलग चीज है, ठीक है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स and should not be confused with each other। वो लोग को एक दूसरे के साथ हम कंफ्यूज ना करें। The students must remember that slope of the demand curve measures the flatness or steepness of the demand curve। Simple। तो कोई भी डिमांड कर्व का स्लोप क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है फ्लैटनेस या स्टीपनेस। अब सर ये फ्लैटनेस स्टीपनेस एक बार समझा दो। देखो, ये स्टीप डिमांड कर्व है और इसके अगेंस्ट में ये जो है ये फ्लैट डिमांड कर्व, ठीक है। तो स्टीप डिमांड कर्व में क्या होता है? जनरली इलास्टिसिटी इज वेरी लेस। देखो, प्राइस मैंने इतना घटाया बट डिमांड कितना बढ़ा? सिर्फ इतना सा बढ़ा, यानी यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी इज बेसिकली लेस देन 1। फ्लैटनेस में क्या होता है? मैंने प्राइस इतना सा ही घटाया बट डिमांड कितना ज्यादा बढ़ गया, तो यहाँ क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1। यानी स्लोप का और इलास्टिसिटी का यही कनेक्शन जो यहाँ पर हम लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है, देखो, द स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर दैट द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर्स द फ्लैटनेस, यानी ये फ्लैटनेस या स्टीपनेस ऑफ द डिमांड कर्व and is therefore based on the total change in price and quantity। इसीलिए ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है टोटल चेंज पे, परसेंटेज चेंज पे नहीं, टोटल चेंज पे इन प्राइस एंड क्वांटिटी। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व विल बी द सेम अलोंग द लेंथ। यानी ये बोल रहा है अगर एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हम बनाते हैं तो उसका जो स्लोप है विल बी सेम थ्रू आउट इट्स लेंथ। पूरे लेंथ में उसका स्लोप सेम होगा। यानी अगर ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मैंने ऐसे बनाया है तो ये पूरे लेंथ में, ये पूरा डिमांड कर्व का जो लेंथ है इसका स्लोप विल बेसिकली बी द सेम। इट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू, यानी चेंज इन प्राइस बाई चेंज इन क्वांटिटी। स्लोप क्या है? चेंज इन प्राइस। उल्टा है, हम लोग क्या पढ़े थे? चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, है ना, ये पढ़े थे। बट दिस इज नॉट स्लोप। स्लोप होता है इसका उल्टा, यानी रिवर्स, इनवर्स ऑफ दिस। तो 1 बाई दिस, तो बेसिकली वो बन जाता है चेंज इन प्राइस बाई चेंज इन क्वांटिटी। So it is change in price by change in quantity, which is the reciprocal of the first term in the percentage method of elasticity। तो जो परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़े थे वहां क्या पढ़े थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये पढ़े थे। पर ये उसका इनवर्स है, स्लोप इज इनवर्स ऑफ दैट। तो वही बोल रहा है चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी which is reciprocal of the first term in the percentage method of elasticity। The second term, that is P by Q, price elasticity on the other hand, is concerned with total change relative to price and quantity। That is change in quantity relative to change in quantity relative to quantity Q and change in price relative to price P। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करना चाहें तो स्लोप क्या हो जाता है? ज्यादा हम लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, इसको सिंपल रखें कि अगर मुझे बोलेगा स्लोप ऑफ द लाइन बताओ तो करेंगे चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी। दैट्स इट, काम खत्म। एक बार मैं बाकी को क्लियर कर देता हूँ। तो अपने को याद क्या रखना है? पहला चीज, अगर स्लोप ऑफ द लाइन हमें बोला जाए
तो चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी। और अगर प्राइस इलास्टिसिटी हमें कैलकुलेट करने को कहा जाए तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। सर ये ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। प्राइस मान लो पहले 10 रुपया था, उस समय क्वांटिटी था हमारा 20 यूनिट। प्राइस बढ़ के हो गया 15 रुपया, क्वांटिटी हो गया 30 यूनिट। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ? 10। पॉजिटिव नेगेटिव को एक बार इग्नोर करते हैं हम लोग। चेंज कितना का हुआ? 10। बाय चेंज इन प्राइस कितना का हुआ? 5। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस कितना था? 10 रुपीज इनटू 10 बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? 20। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे हम लोग का इलास्टिसिटी कितना आ गया? 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्राइस इलास्टिसिटी को परसेंटेज मेथड से कौन से फॉर्मूला से कैसे सॉल्व किया जाए। और वही अगर मुझे बोला जाए कि स्लोप ऑफ द लाइन बताओ, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में कितना का चेंज आया? 5। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी में कितना का चेंज आया? 10। तो आंसर इज 0.5। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज 0.5। तो इस तरह से हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन भी निकाल सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे तो मैंने काफी आप लोग को समझा दिया है, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या डिफरेंस है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। यानी लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या बताता है, अगर बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखें तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसका क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप हम लोग को नजर आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस। यानी बेसिकली बताता है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। यानी चेंज इन प्राइस से क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट होगा, बट इलास्टिसिटी बताता है रेट ऑफ चेंज, कितना इफेक्ट होगा, कितना कम होगा या कितना बढ़ेगा। तो वो रेट ऑफ चेंज बताता है इलास्टिसिटी। क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड इट रिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। लॉ ऑफ डिमांड खाली डायरेक्शन बताता है कि बढ़ेगा या घटेगा, कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा ये नहीं बताता है। जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है? इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड। देखो मैंने बोला ना हिंदी में कितना, कितना मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो ये मेजर करता है कि कितना चेंज आएगा क्वांटिटी में। तो इसका डिमांड कर्व का जो शेप है बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, जो बताता है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। और क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का जब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का बनाते हैं तो इट कुड बी इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 है तो एकदम वर्टिकल, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्राइस बढ़े या घटे, क्वांटिटी इज सेम। फिर इट कैन बी लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब है प्राइस बढ़ेगा या घटेगा पर डिमांड पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, यानी ये स्टीप है। फिर इक्वल टू 1 जो होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन हम लोग नहीं बनाते, इसका स्पेशल ग्राफ है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। फिर ग्रेटर देन 1 यानी ये फ्लैट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंजेस आएगा तो असर अच्छा खासा पड़ेगा डिमांड पे। और फिर लास्ट इन्फिनिट। इन्फिनिट ये प्रैक्टिकली देखने नहीं मिलता है, पर इसका मतलब ये होता है कि द क्वांटिटी विल बी सोल्ड ओनली एट दिस प्राइस। थोड़ा सा भी इससे हम लोग अगर दाम ऊपर ऊपर करते हैं तो तब डिमांड विल बी जीरो। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या कंपैरिजन है। अब हम लोग आते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है कि क्या फैक्टर्स होता है जिसकी वजह से किसी का इलास्टिसिटी ज्यादा या किसी का इलास्टिसिटी कम होता है।
तो व्हाट आर द फैक्टर्स? तो सबसे पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी, प्राइस इलास्टिसिटी फॉर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब इसको एकदम एक एक करके ध्यान से समझना है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है ना, जो हमारे लाइफ के लिए एकदम जरूरी है, लाइक फूड, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक एटसेट्रा, इज वेरी लो इन कंपैरिजन टू लग्जरी गुड्स। तो अपने को क्या ध्यान देना है कि जो नेसेसिटी गुड्स है, जो हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए, उसका प्राइस इलास्टिसिटी जो होगा वो कहीं ना कहीं लेस देन 1 होगा। यानी इसका दाम थोड़ा सा बढ़ा भी दिया जाए तो डिमांड ज्यादा घटने वाला नहीं है, और दाम अगर घटा भी दिया जाए तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं। तो नेसेसिटी का है प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? लग्जरी गुड्स से। लग्जरी गुड्स का क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। एंड दैट इज द रीजन क्या है कि जब हम लोग क्या होता है पूरा साल कहीं ना कहीं हम वेट करते रहते हैं कि सेल लगेगा तो बाई करेंगे, सेल लगेगा तो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल लगेगा मतलब हमें वो सामान थोड़ा सस्ता मिलेगा, और जैसे ही सस्ता मिलेगा हम लोग देखेंगे उनके शोरूम के बाहर लाइन लगा हुआ। तो यानी क्या हुआ, जैसे ही प्राइस उन्होंने थोड़ा सा 10% घटाया या जो भी उन्होंने सेल दिया, शोरूम के बाहर जो कोई नहीं आता था अब लाइन लग के उनका बिक्री हो रहा है। तो यानी लग्जरी आइटम्स में हम देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। यानी आप थोड़ा सा दाम अगर बढ़ा दोगे ना तो लोग बोलेंगे नहीं अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में देखते हैं। और अगर दाम घटा दोगे, डिस्काउंट दोगे, ऑफर दोगे, ये सब दोगे, तो लोग तुरंत जाके बाई करेंगे, अभी सस्ता मिल रहा है चलो ले लेते हैं। ठीक है, तो वही होता है कि फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक, ये सब क्या है? मेरे नेसेसिटी आइटम। वेयर जो लग्जरी गुड्स है, वेयर द प्राइस इलास्टिसिटी इज क्वाइट हाई। तो जो लग्जरी गुड्स है उसमें प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? हाई है। तो जनरली हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन 1। The consumers will buy almost the same quantity of necessary commodity per unit of time, whether the price is somewhat higher or lower। यानी प्राइस थोड़ा बढ़ जाए या घट जाए, हम लोग को अगर चाहिए तो चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल अगर महीना में हमारे घर में एक टूथपेस्ट आता है, एक पैकेट टूथपेस्ट आता है, तो टूथपेस्ट का दाम अगर 2 रुपया 5 रुपया बढ़ भी जाए या घट भी जाए, तो क्या हम एक के बदले 3 या 4 पैकेट टूथपेस्ट लेंगे एक महीना में? ऐसा तो होगा नहीं। दिन में हम 1 या 2 बार ब्रश करते हैं तो कोई 4 बार तो ब्रश करना चालू नहीं कर देंगे कि दाम घट गया चलो 4 बार ब्रश करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो नेसेसरी आइटम्स में वही है कि डिमांड बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, भले ही प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। Surely the demand for butter, egg, meat, etc. is highly elastic for a poor man। ये बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं कि सबकी के लिए एक ही बात है। जो पुअर मैन है उसके लिए फर्क पड़ता है, उसके लिए हाईली इलास्टिक है। आज बेचारा किसी के पास अगर 10 ही रुपया है और वो डेली सुबह 10 रुपया का नाश्ता करता है, उसमें अगर उसको एक ब्रेड मिल जाता है और एक एग मिल जाता है, कल को अगर ब्रेड और एग का दाम बढ़ के 15 रुपया हो जाए, ठीक है, तो दिस पुअर मैन कैन नॉट अफोर्ड। तब तो वो बोलेगा अरे बाप रे, ब्रेड और एग दोनों को 10, मेरे पास तो 10 रुपये, ये 15 रुपये हो गया, मैं क्या करूं? तो उसके लिए उस पुअर मैन के पर्सपेक्टिव से इट इज हाईली इलास्टिक। बट यहाँ जब हम इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं तो हम किसी एक या दो पांच पुअर पर्सन का थ्योरी को काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनरल लेवल पे बात कर रहे हैं थ्रू आउट द इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। तो वी आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सिंगल पुअर पर्सन। ठीक है, as compared to food grains, medicines, salt, etc., where the demand is inelastic। तो बोल रहे जो फूड ग्रेन है, मेडिसिन है, सॉल्ट है, ये सब का डिमांड हाईली इलास्टिक होता है क्योंकि ये तो खाना ही खाना है। बटर हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये सब फिर भी क्या है, उस पुअर पर्सन के लिए थोड़े से लग्जरी है। अब देखो लग्जरी क्या है, नेसेसिटी क्या है, ये भी क्या है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बोला है कि ये बुक्स जो है और ये फूड ग्रेन जो है ये नेसेसिटी है, हमारे लिए हो सकता है ब्रेड इज नेसेसिटी, हमारे लिए हो सकता है एग इज नेसेसिटी, बट हो सकता है जो हमसे ज्यादा गरीब है उन लोगों के लिए वो चीज लग्जरी हो सकता है। हमारे लिए एयर कंडीशन आज के डेट में एक नेसेसरी जैसा आइटम हो गया कि एयर कंडीशन के बिना बैठना पॉसिबल नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही। बट वो हमारे पर्सपेक्टिव से, अपने से नीचे जाके देखो उनके लिए आज भी पंखा भी शायद लग्जरी हो। तो ये क्या लग्जरी है और क्या नेसेसिटी है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से बदलता है। ठीक है ना, बट फिर भी क्योंकि हम लोग को जनरल लेवल पे पूरा इकोनॉमिक थ्योरी को समझाना है, हम लोग जनरली फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और एजुकेशन, ये 4 चीजों को नेसेसिटी मानते हैं कि
गरीब हो अमीर हो सबके पास ये 4 चीज एटलीस्ट होना चाहिए। खाना सबको मिलना चाहिए, क्लोथिंग सबको मिलना चाहिए, शेल्टर सबको मिलना चाहिए और बेसिक एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। तो ये 4 चीजों को बेसिकली हम नेसेसिटी आइटम मानते हैं और इसीलिए इसका एग्जांपल देके हम बोलते हैं कि इन लोगों में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो वेरी लेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तब तो इलास्टिसिटी विल बी हाई, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल कोक और पेप्सी का ही लेते हैं, शुरू से जिसका ले रहे हैं, तो कोक और पेप्सी क्या है, सब्स्टिट्यूट। तो अगर मुझे कोक का दाम बढ़ा हुआ मिलेगा, अगर मुझे लगता है कि कोक का प्राइस बढ़ गया है और पेप्सी का प्राइस नहीं बढ़ा है, ऑटोमेटिकली आई विल स्विच टू पेप्सी, है ना। मुझे पेप्सी सस्ता मिल रहा है, मैं वो खरीद लूंगा, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर देखना ये होगा क्या पेप्सी अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अगर मान लो पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा है, पेप्सी का आसपास के दुकान में कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है, तब क्या होगा, तब मैं कोक से पेप्सी में शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पेप्सी अगर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर पे किसी दुकान में मिल रहा है तो मैं 10 किलोमीटर दूर जाऊंगा खाली एक पेप्सी खरीदने के लिए, और यहाँ पर कोक और पेप्सी का डिफरेंस है 2 रुपया, तो ये 2 रुपया बचाने के लिए मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, आसपास के दुकान में अगर मिल जाए तो मैं शिफ्ट कर जाऊंगा, वो अलग बात है। बट अगर आसपास के दुकान में नहीं मिलेगा, अवेलेबिलिटी नहीं हो रहा है, तब थोड़ी मैं शिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो वही चीज बात हो रहा है कि सब्स्टिट्यूट होना अच्छी बात है, बट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो ही हम शिफ्ट कर पाएंगे। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो यही बोल रहा है कि अगर सब्स्टिट्यूट का अवेलेबिलिटी होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस विल बी ग्रेटर देन 1, और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो अगर अवेलेबल है तो ग्रेटर देन 1, और नॉट अवेलेबल है तो वो लेस देन 1 होगा। तो मेरे को ये चेक करना होगा कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं। थर्ड इज नंबर ऑफ यूजेस। तो नंबर ऑफ यूजेस क्या है, जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया था कि कोई कमोडिटी होता है उसका बहुत सारे यूजेस होते हैं, बट क्या होता है जैसे ही उसका दाम बढ़ जाता है तो हम सिर्फ उसको लिमिटेड जगह पे, जो इंपॉर्टेंट जगह है वही यूज करते हैं। ठीक है, और जो बेसिक जगह है वहां पर यूज शायद नहीं करते। ठीक है, और अगर उसका दाम घट जाए तो फिर हम उसको सब जगह यूज करने लगते हैं। ठीक है, तो वही चीज होता है कि अगर नंबर ऑफ यूजेस जिसका बहुत ज्यादा होता है उसका जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। यानी जैसे ही दाम बढ़ जाएगा हम क्या करेंगे, उसको बेसिक जगह यूज नहीं करेंगे, खाली इंपॉर्टेंट जगह यूज करेंगे। एग्जांपल देखो, greater the number of uses of a commodity, higher the price elasticity of demand. For example, coal, steel, milk, etc. All these commodities can be put to many uses. For example, milk can be used for making sweets, preparing tea, curd, cheese, etc. If its price rises, it will be put only for the important use, and therefore the quantity demanded of the milk will fall considerably. On the other hand, if the price of the milk falls, consumer will start using it even in the less important use. Conversely, the demand will rise for milk. Bangles कहाँ से आ गया देखें? बोला conversely the demand for bangles will, अच्छा ये milk का उल्टा बता रहा है कि milk बहुत जगह यूज हो सकता है, पर bangles एक ही जगह यूज होता है। चूड़ी तो खाली पहनने के काम आता है, और तो कोई काम आता नहीं है। तो बोल रहे हैं कि बैंगल का जो डिमांड है इट विल बी इनइलास्टिक एज द सेम आर यूज्ड ओनली बाय वुमन एंड हैव नो अदर यूज। उसका और कोई यूज नहीं है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर यूज है जो वुमन लोग पहनने में लेते हैं। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। Fourthly, the price elasticity of demand also depends upon the possibility of postponing the purchase of the commodity. यानी अगर कोई कमोडिटी ऐसा है जिसके परचेज को मैं इजीली पोस्टपोन कर सकता हूँ, ठीक है अभी नहीं लेंगे 2 महीना बाद ले लेंगे। इफ द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी कैन बी पोस्टपोन फॉर सम टाइम, डिमांड विल बी इलास्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अगर पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट है तो इलास्टिसिटी विल बी हाई। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं मेडिसिन। क्या मेडिसिन को पोस्टपोन कर सकते हैं? कोई मरीज बीमार पड़ा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा तुरंत ये इंजेक्शन चाहिए,
तो क्या बोलेंगे, अरे इंजेक्शन का दाम महंगा है सर, 1 महीना बाद ला लेंगे, होगा? ऐसा नहीं होगा। वी कैन नॉट पोस्टपोन दैट इवन फॉर अ डे। चाहिए तो अभी चाहिए, है ना, आज ही चाहिए। तो वहां पर क्या होगा, अगर इंजेक्शन का दाम मान लो डबल भी है तो भी वी विल पे एंड गेट इट, है ना। 200 का इंजेक्शन अगर 400 500 में भी मिल रहा है तो हम लोग उस समय प्राइस नहीं देखते हैं, 500 रुपया ले लीजिए पर दे दीजिए, राइट और नॉट। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस इलास्टिसिटी इज वेरी लेस। तो जहां पर हम पोस्टपोन नहीं कर सकते अपने कंजम्पशन को, वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाएगी। और जहां पर पोस्टपोन करना पॉसिबल है, जैसे लग्जरी आइटम्स, है ना, ठीक है, एसी आज नहीं 1 महीना बाद ले लेंगे, काम आगे, है ना। गाड़ी खरीदना है, गाड़ी आज नहीं 2 महीना बाद ले लेंगे, सेल लगेगा तब ले लेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हम पोस्टपोन कर देते हैं और कर सकते हैं, इसीलिए इनका इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, कि मेरे इनकम का कितना परसेंटेज इस पर्टिकुलर कमोडिटी में खर्च हो रहा है। तो अगर मेरे इनकम का एक अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ खर्चा होता है तो उसका इलास्टिसिटी विल बी हाई। जैसे मैच बॉक्स, ठीक है, या सॉल्ट, ये सब अगर देखें तो हमारे इनकम का बहुत ही कम परसेंटेज सॉल्ट के पीछे महीना में खर्च होता है या मैच बॉक्स के पीछे खर्च होता है। तो मैच बॉक्स मान लो अगर आज 10 रुपया का एक पैकेट, नेक्स्ट मंथ में अगर इसका दाम 15 रुपीज पर पैकेट भी हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो क्या रेट है, 10 का है, अगर नेक्स्ट मंथ में वो 15 भी हो गया तो क्या होगा, हम लोग ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, एक बॉक्स को खरीदना है पूरे महीना में, यार 10 रुपया लगे 15 रुपया लगे, ठीक है, कोई बात। सॉल्ट का पैकेट अगर 15 रुपया है, वो 15 का 20 भी हो जाए तो ठीक है, महीना में एक पैकेट सॉल्ट लेना, और 10 15 रुपया या 20 रुपया में क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे इनकम का एक छोटा सा परसेंटेज इसमें खर्चा होता है, तो इसका दाम अगर 33% यहाँ पर बढ़ गया, 50% यहाँ बढ़ गया, तो भी मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं माथा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मेरे इनकम का बहुत ही छोटा परसेंटेज यहाँ खर्चा होता है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, मान लो मेरा हाउस का रेंट, अगर रेंट मान लो 10,000 रुपीज पर मंथ, कल अगर लैंडलॉर्ड बोलता है कि आपको नेक्स्ट मंथ से 12,000 रुपीज पर मंथ देना, कितना बढ़ाया उसने, 20% रेंट बढ़ाया, दिस विल अफेक्ट। मैं बोलूंगा अरे अचानक से आप 2,000 रुपया महीना बढ़ा दिए, वो बोलेगा हम तो सिर्फ 20% ही बढ़ाए, आपका मैच बॉक्स तो 50% बढ़ गया, 10 रुपया का 15 रुपया हो गया, तो मैच बॉक्स का दाम तो 50% बढ़ गया, मैंने तो सिर्फ 20% ही रेट बढ़ाया, बट यहाँ मेरे को फर्क नहीं पड़ा, पर यहाँ 20% में भी बहुत फर्क पड़ेगा, सीधा 2,000 रुपया महीना बढ़ गया, सैलरी तो बढ़ा ही नहीं और खर्चा 2,000 रुपया महीना सीधा बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों मेरे को फर्क पड़ रहा है इवन विथ 20%, क्योंकि मेरे सैलरी का या मेरे इनकम का एक अच्छा खासा पोर्शन हर महीना इस रेंट पे खर्चा होता है, इसलिए मुझे फर्क पड़ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, लैंडलॉर्ड से या तो बार्गेनिंग करूंगा या तो मैं कोई दूसरा घर ढूंढूंगा जो 10,000 रुपीज में मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर क्लास प्राइस इलास्टिसिटी इज हाई, क्यों? क्योंकि मेरे इनकम का एक अच्छा परसेंटेज यहाँ खर्चा होता है। ये वाला मैच बॉक्स का एग्जांपल में प्राइस इलास्टिसिटी इज लो, क्योंकि इनकम का एक छोटा सा परसेंटेज सिर्फ यहाँ खर्च होता है। नेक्स्ट आता है हैबिट्स। These goods which have become habitual necessity, देखो ये नेसेसिटी है नहीं, बट मेरे हैबिट के कारण ये became my necessity for consumers will have low price elasticity। एग्जांपल के तौर पे सिगरेट्स, वाइन एक्सेट्रा। तो जिसको सिगरेट का एडिक्शन हो गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है सिगरेट का दाम बढ़ जाए या घट जाए, जिसको वाइन का एडिक्शन हो गया वो हैबिट बन गया उसका, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके दाम बढ़े या घटे, उसे चाहिए तो चाहिए, सिंपल एज दैट। नंबर 7 इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? Seventhly, price elasticity of demand is related to the period of time. It varies with the length of time period. Generally speaking, the longer the duration of period, the greater will be the price elasticity of demand and vice versa. This is because of the fact that consumers can change their mind. कि कंज्यूमर अचानक से अपना नीड को, अपने कंजम्पशन हैबिट को चेंज कर सकते हैं इन लॉन्ग पीरियड एज कंपेयर टू शॉर्ट पीरियड।
इन फेवर ऑफ चीपर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी। तो जहां पर कंजम्पशन में टाइम पीरियड इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड, वहां पर कंज्यूमर अपना माइंड चेंज कर सकता है, अपना हैबिट चेंज कर सकता है, तो वहां इलास्टिसिटी विल बी हाई। प्राइस लेवल, eighthly, price elasticity of demand also depend upon the price level of the commodity. Highly priced goods जो होता है like diamonds and low priced goods like needles have low price elasticity of demand। अब इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग। ये बोल रहा है या तो सामान का दाम बहुत हाईली प्राइस्ड गुड्स हो डायमंड के जैसे, या तो वो एकदम लो प्राइस्ड हो नीडल या मैच बॉक्स के जैसे। तो जब डायमंड जो है, डायमंड ऐसा चीज है कि हम लोग डेली बेसिस पे या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम लोग इसको खरीदने का सोचते भी नहीं। तो डायमंड हो गया, लग्जरी कार्स हो गए, लग्जरी वॉचेस हो गए, जो एकदम हाई प्राइस लेवल का सामान, वो कौन खरीदते हैं? एकदम एलिट पीपल लोग, जो लोग बहुत रिच सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। तो आज मान लो कोई लग्जरी कार खरीदी, ठीक है, सपोज उस कार का दाम है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, मेरे को शॉपकीपर बोलता है सर आपके लिए 10% डिस्काउंट कर देंगे, आप ले लीजिए। ठीक है, उसने मुझे 10 लाख का डिस्काउंट दे दिया, बोला मैं 1 करोड़ का गाड़ी आपको 90 लाख में दे रहा हूँ, 10 लाख का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ले लीजिए। मैं बोलूंगा 90 लाख कौन दे, है ना, राइट है ना। तो वो तो अपने हिसाब से 10 लाख का डिस्काउंट मेरे को दे रहा है, बट प्रॉब्लम इज 90 लाख भी तो मेरे पास नहीं है, तो मैं कहां से पे करूंगा 90 लाख। तो ये दाम घटा भी दिया ना तो भी आई एम नॉट इन पोजिशन टू बाई, तो वो मेरे प्राइस लेवल से ऊपर है, तो डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा प्राइस गिराने का, ठीक है। दूसरा सर्कमस्टेंस जो 1 करोड़ पे कर सकता है, जिसके पास ये हैसियत है वो 1 करोड़ रुपया पे कर सकता है गाड़ी के लिए, तो अगर गाड़ी का दाम कल को 1 करोड़ 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख हो भी जाए, 10 लाख बढ़ भी जाए ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बोले 1 करोड़ में लेना था 1 करोड़ 10 लाख हो गया, क्या फर्क है। जो 1 करोड़ पे कर सकता है वो 1 करोड़ 10 लाख भी पे कर सकता है, तो उसके लिए प्राइस बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरे लिए प्राइस गिरने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये हाई प्राइस लेवल का सामान हो गया, जिसपे कुछ एकदम हाई क्लास पीपल लोग खरीद सकते हैं, तो 2-5 लाख ऊपर नीचे का इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीडल्स जैसा सामान जो 1 रुपया 2 रुपया मिलता है, वो 2 रुपया का 3 रुपया भी हो गया तो भी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि या तो वेरी हाई प्राइस लेवल का सामान हो तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं पहले भी नहीं खरीद रहा था, आज भी नहीं खरीद सकता हूँ, चाहे तुम कितना ही डिस्काउंट दे दो। और वेरी लो प्राइस लेवल का सामान मैं पहले भी खरीद सकता था, आज दाम बढ़ने पर भी खरीद सकता हूँ, तो मेरे को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फंसता कहां पर है? जो मिडिल कैटेगरी है, बिकॉज देयर कंज्यूमर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू प्राइस, बट मिडिल क्लास कमोडिटीज जो होते हैं ना, दे आर प्राइस इलास्टिक। मिडिल क्लास कमोडिटी यानी ऐसे कमोडिटी जो हम लोग मिडिल क्लास पीपल लोग ज्यादा कंज्यूम करते, ठीक है, जैसे रेडियो, साइकिल्स, वॉचेस एक्सेट्रा, तो ये सब चीज का हम लोगों पे असर पड़ता है। लास्ट, जॉइंट डिमांड। Finally, joint demand for goods also affect the price elasticity of demand. For example, if demand for car is inelastic, demand for petrol will also be inelastic. यानी अगर गाड़ी का दाम बढ़ने या घटने से गाड़ी के डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल के डिमांड को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चले नहीं, सिम कार्ड नहीं होगा तो मोबाइल नहीं चलेगा। तो उस तरह से दे आर जॉइंटली डिमांड, एक के बिना दूसरा चलेगा। Likewise, price elasticity of demand for ink depends directly on the elasticity of demand for pen. ठीक है, यानी पेन का इलास्टिसिटी जैसा होगा, इंक का इलास्टिसिटी भी वैसा ही होगा। तो आई थिंक यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक हम लोग पढ़े कि क्या क्या फैक्टर्स होता है जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी क्यों हम इकोनॉमी वाइज या हम लोग इंडिविजुअल वाइज ये क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।